क्लास नंबर 3 है आज हमारी। और आज हमारा टॉपिक है मार्केट ट्रेंड्स, टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स और ट्रेंड्स क्यों बनते हैं। ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि हम पोटेंशियल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ को उस वक्त ही कैच कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि मार्केट का मेजर जो ट्रेंड है, मेजर जो प्रेशर है, मोमेंटम है, वो बाइंग की तरफ है या सेलिंग की तरफ है। जब हम एक ट्रेंड को पहचान लेते हैं, मोमेंटम को पहचान लेते हैं या बहाव को पहचान लेते हैं कि पानी का बहाव किस तरफ है, तो उसके ऊपर आप जस्ट एक कश्ती रख देंगे, वो खुद ब खुद बहाव की तरफ चलती जाएगी, आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसको ज़ोर लगाने की। तो इस वजह से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। ठीक है, दैट्स वाई हम जो है वो ट्रेंड को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके पीछे की जो थ्योरी है, जो भी कंसेप्ट है, वो समझेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास मार्केट ट्रेंड्स। तो मार्केट ट्रेंड्स होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन जो है ना वो हम यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ और बाद में मैं आपको इलस्ट्रेशंस बना के वो भी दिखा दूंगा। हम यहाँ पे कहते हैं कि अ मार्केट ट्रेंड रेफर्स टू द जनरल डायरेक्शन of the market in which the price of an asset is moving over a specific period। अच्छा, ये हमने इसकी ना वैसे एक डेफिनेशन लिख ली है। अब इसको मैं आपको आइडेंटिफाई कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब प्राइस ऑफ एन एसेट से मुराद इसके अंदर करेंसीज भी आ जाएंगी, कमोडिटीज़ भी आ जाएंगी, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं। एसेट से मुराद आपके पास तमाम करेंसी पेयर्स, तमाम कमोडिटीज़, तमाम CFD, सब कुछ आ जाता है। अब मार्केट ट्रेंड हमने यहाँ पे लिखा है, इसको अब हम यहाँ पे इलस्ट्रेशन से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जनरल डायरेक्शन यानी वो एक आम डायरेक्शन जो उसकी बनी हुई है, जैसा कि ये एक प्राइस ने हाई लगाया, उसके बाद रिट्रेस बैक कर दिया। अब रिट्रेसमेंट इसने इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये इस तरह से बना दिया लेट से। अब ये डेली का स्ट्रक्चर है। अब इसको अगर हम H4 में देखेंगे तो मे भी ये आपको इस तरह का नज़र आए। प्राइस ने एक इस तरह से हाई लगाया, उसके बाद इस तरह ऐसे नीचे आ रही है। अब यहाँ कहीं से दोबारा प्राइस अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी और ऊपर उठना शुरू कर देगी। H4 में मे भी ये इस तरह से हो और फिर इस तरह से दोबारा रिट्रेसमेंट, दोबारा इस तरह से हायर हाई लगाने के लिए जाए। तो एक्चुअल में हमें इस ओवरऑल मोमेंटम को आइडेंटिफाई करना होता है, या ये जो इसकी मेजर डायरेक्शन है जिस जानिब इसने रिट्रेसमेंट करने के बाद एक्चुअल में मूव देना है, उसको हम कहते हैं जनरल डायरेक्शन, एक आम डायरेक्शन जो है प्राइसेस की। ठीक है, ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। याद रखें, ट्रेंड कोई भी होता है ना, वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है। लाइक अगर हम यहाँ पे बात करें कि इस तरह ये आपके पास एक ट्रेंड है H4 का, इसको हम सारे एक दफ़ा क्लियर करते हैं स्पेसिफिक पीरियड की बात को समझने के लिए। ये आपके पास एक ट्रेंड है। अब ये ट्रेंड बाय साइड पे है, हायर हाई आपको नज़र आ रहे हैं। मार्केट स्ट्रक्चर की क्लास में हम समझेंगे हायर हाई, हायर लोज वगैरह को। अब यहाँ पे जस्ट ट्रेंड की बात हो रही है, तो इधर लास्ट हाई लगा है हमारे पास, ये जो हाईएस्ट प्राइस लेवल है वो ये है। इससे पहले जो लोएस्ट लेवल था वो ये वाला था। अब जिस वक्त प्राइसेस यहाँ से नीचे गिरना शुरू करेंगी और नीचे गिरते गिरते इस लेवल तक आ जाएंगी जहाँ से ये लास्ट टाइम उठी थी, इस लेवल से उठी थी ये हाई लगाने के लिए। यहाँ से नीचे गिरना शुरू करती हैं, आती हैं और यहाँ पे आते आते इसके नीचे अगर क्लोज कर देती हैं, नीचे आके प्राइसेस क्लोज हो जाती हैं, हमारे पास ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा। अब ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक, अगर हम कहें कि H4 का था, यहाँ तक 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, इस तरह से हम इसको एक वैसे ही ज्यूम कर लेते हैं कि ये 2 दिन तक ये ट्रेंड जो है ना अब चलता रहा इस तरह। अब उसके बाद इसने कोई 12-15 घंटों में जो है ना यहाँ से यहाँ तक मूव लगाया और इस अपने स्विंग पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दे दी। तो अब हमारे पास ये ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है टू द डाउन साइड। तो इसको हम कहेंगे कि अब प्राइसेस में जो है ना वो सेलिंग ज़्यादा हो रही है। लेकिन एक बात जो यहाँ पे काबिल गौर है कि प्राइसेस अगर नीचे गिर रही हैं, जितना मर्जी नीचे गिर रही हैं, लेकिन ये जो लेवल है इसके नीचे आके क्लोज नहीं करती, तो ट्रेंड स्टिल बुलिश रहेगा, चाहे यहाँ पे जितनी मर्जी बड़ी रेड कैंडल बन जाए। अक्सर लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, आज मुझे एक स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट शेयर किया था, मतलब वो कहीं से वैसे ही उन्होंने जो है ना ट्रेड प्लेस कर दी थी, मार्केट नीचे ही उन्होंने वहाँ से सेल कर दिया और ऊपर जाती थी तो वो बाय कर लेते थे। यानी कि वो क्या करते हैं, नीचे देखी है सेल की कैंडल बन रही है, नीचे आ रही है मार्केट, तो अब मज़ीद नीचे जाएगी तो सेल कर देते हैं। हालांकि ऐसे नहीं होता। ये आपको कैसे पता चलेगा कि सेल कहाँ पे करना है, बाय कहाँ पे करना है, ये स्ट्रक्चर बताता है आपको।
रेड कैंडल जितनी मर्जी बड़ी बन रही है आप उस पर सेल नहीं कर सकते जब तक कि आपको स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन ना मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो अभी अभी हमने बात की है कि अगर प्राइसेस जितना मर्जी नीचे आ रही हैं, लेट से यहाँ से इतनी बड़ी रेड कैंडल ऐसे आपने देख ली है, इस रेड कैंडल पे आप सेल नहीं कर सकते अनटिल के प्राइसेस एक और सेल की कैंडल बनाए, यहाँ पे क्लोजिंग दें और इसके बाद अगली कैंडल भी ऐसे क्लोज हो। तो ये वाला जो लेवल था ये आपके पास सपोर्ट का था, अब ये ब्रेक हो चुका है नीचे को। अब आप कंफर्म हैं कि भाई यहाँ पे जो सपोर्ट थी, ये वाला जो स्विंग पॉइंट था या ऑर्डर ब्लॉक था जो भी, ये नीचे को ब्रेक हो चुका है और अब ये एज आ रेजिस्टेंस काम करेगा या ब्रेकर ब्लॉक के तौर पे काम करेगा। दोबारा प्राइस ऊपर जाएंगे तो यहाँ से आपने सेल का रिस्क लेना है। रेड कैंडल इतनी बड़ी क्लोज होती देख के कहीं से भी सेल नहीं करना। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें पता होता है कि किस जानिब कहाँ से एंट्री लेनी है, इसलिए हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, हमने ये देखा कि मार्केट ट्रेंड वो होता है जो मार्केट की एक स्पेसिफिक पीरियड में जनरल डायरेक्शन होती है। अब स्पेसिफिक पीरियड मिसाल के तौर पे ये हमने 2 दिन अज्यूम किया था, अब अगले 15 घंटों मार्केट नीचे आ गई तो अपना ट्रेंड इसने कर दिया बेरिश। अब ये मार्केट का ट्रेंड बेरिश हो चुका है जब मार्केट नीचे को लोअर लोज लोअर हाइज बनाती हुई जा रही है। लोअर लो क्या होता है, मैं आपको एक दफ़ा लोअर हाइज और लोअर लोज की कहानी बता देता हूँ, हायर हाइज और हायर लोज की थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी मजीद तो हम पढ़ेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहें। ये आपके पास डाउन ट्रेंड है और ये आपके पास अप ट्रेंड है। इस अप ट्रेंड के अंदर अगर हम बात करें, हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से पहले, ठीक है, ये वाला हमारे पास है लोअर हाई, ठीक है, ये वाला हमारे पास जो पॉइंट है वो है हायर हाई और ये वाला पॉइंट भी हमारे पास हायर हाई है, ये वाला पॉइंट है लोअर हाई, ठीक है। यहाँ पे हम जो है बात करें, अगर मार्केट नीचे गिर रही है, हमारे पास ये वाला पॉइंट लोअर हाई है और इसके अंदर हम इसको हायर हाई कहेंगे, ठीक है। अप ट्रेंड के अंदर इसको हम हायर हाई बोलेंगे और इसको बोलेंगे लोअर हाई, ठीक है। इस तरह से जो स्विंग पॉइंट्स हमारे पास होंगे जहाँ से मार्केट पोटेंशियल मूव देती है, किसी स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, जैसे यहाँ से मार्केट नीचे गिरी, इस स्विंग पॉइंट को नीचे को ब्रेक किया तो हमारे पास ये वाला लोअर हाई कंफर्म हो गया। इसको हम ऐसे बोलेंगे कि हमारे पास लोअर हाई है, ठीक है, और ये हमारे पास लोअर लो होगा, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है जी। अप ट्रेंड के अंदर हायर हाइज और लोअर हाइज होते हैं या हायर लोज आप इनको ले सकते हैं, जो भी कंसेप्ट हो आपके पास, जस्ट पीछे इसके जो थ्योरी है वो क्लियर होनी चाहिए। जो सबसे ऊपर होगा लेवल उसको आपने हायर हाई बोलना है, जो उससे नीचे होगा उसको आपने लोअर हाई बोल सकते हैं या हायर लो बोल सकते हैं, कुछ भी। डाउन ट्रेंड के अंदर आप इसको लोअर हाई बोल दें जो नीचे वाला पॉइंट है, और अप ट्रेंड के अंदर आपने याद रखना है कि जो ऊपर स्विंग पॉइंट है इसको आपने हायर हाई कहना है और जो नीचे है इसको आप लोअर हाई कह सकते हैं या हायर लो कह सकते हैं, ठीक है। जस्ट ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन के लिए आपने स्विंग पॉइंट्स को लेना है जहाँ से मार्केट अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक करती है। इस पॉइंट से इसने इस वाले पॉइंट को ब्रेक किया, यानी पहले ये ऊपर थी, यहाँ पे इस प्राइस लेवल से जब नीचे गिरी, इस स्विंग पॉइंट को इसने ब्रेक किया नीचे को, इधर क्लोज दे दिया जब, तो ये वाला हमारे पास लोअर हाई कंफर्म हो गया। और इस स्विंग पॉइंट याद रखिएगा, ये इसलिए लोअर हाई या हायर हाई वगैरह जो है याद रखना ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं पॉइंट से हमने ट्रेड करनी होती है। बाकी मार्केट कहीं से कहीं भी चली जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ट्रेड हमने जस्ट इन्हीं पॉइंट से करनी होती है। तो फिर जब दोबारा यहाँ पे ये रिट्रेस करते हुए आती है इस तरह से, तो इधर से हमें बेशक ही जितनी मर्जी मतलब मोमेंटम के अंदर है 95% केसेस के अंदर होगा कि यहाँ से मेरे ट्रेसमेंट बैक टू प्रीवियस हाई ये मार्केट देती है, ठीक है। यहाँ से फिर हम कुछ रिस्क लेते हैं, बाकी इधर से या इधर से दरमियान से कोई ट्रेड नहीं बनती, इसलिए हमारा काम होता है अपने स्ट्रक्चर को पहचानना, लोअर हाइज को, हायर हाइज को, लोअर लोज वगैरह को पहचानते हुए ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन करके वहाँ से रिस्क लेना। तो ये चीज़ें हमें मे भी आपको सबको क्लियर होगी होंगी कि मार्केट का ट्रेंड जो उसकी जनरल डायरेक्शन होती है वो हम उसको बोलते हैं कि ये मार्केट के अंदर एक ट्रेंड है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेंड्स की इकसाम कितनी होती हैं। बेसिक बिल्कुल चीज़ें अक्सर लोगों को पता भी होंगी, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए ये ज़रूरी है समझना। यहाँ पे हम देखते हैं कि जी ट्रेंड कितनी किस्मों के होते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि अप ट्रेंड होगा इस तरह से और इस तरह से डाउन ट्रेंड होगा, जिसमें आपको लोअर हाइज और लोअर लोज देखने को मिलेंगे। लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, यहाँ भी लोअर लो, ये भी लोअर लो, इसके अंदर हायर हाई, ये भी हायर हाई, ये भी हायर हाई, ये आपके पास हायर लो, ये आपके पास हायर लो, ठीक है। ये इतनी चीज़ें आपको क्लियर होगी। अब तीसरी जो एक किस्म है वो इस तरह एक रेंज होती है। नॉर्मली इसको एसएमसी में प्राइस एक्शन में रेंज ही बोलते हैं, बट इसके आगे भी मज़ीद 4 कोई इकसाम होती हैं।
ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, एक्यूमुलेशन हो सकती है, अप स्लोपिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, अप स्लोपिंग एक्यूमुलेशन हो सकती है, या डाउन स्लोपिंग डिस्ट्रीब्यूशन या डाउन स्लोपिंग एक्यूमुलेशन हो सकती है, वो हम वाइक ऑफ में पढ़ लेंगे। बट अभी के लिए आप इसको जस्ट रेंज ही माने या एक कॉज मान सकते हैं आप इसको, ठीक है। यानी इसको आप नो ट्रेडिंग रेंज वगैरह का भी नाम दे सकते हैं। ओवरऑल आपके पास जो ट्रेड करने के लिए एरियाज हैं वो इस तरह के हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम इनको मज़ीद थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं कि डाउन ट्रेंड के अंदर हमारे पास जो है वो हमारे पास लोअर हाइज लोअर लोज होंगे, और ये जो साइडवेज मार्केट होती है या रेंज बाउंड ट्रेंड होता है, इसके अंदर आपको ना इस तरह से आप रेंज बाउंड ट्रेंड इसको कह सकते हैं। लाइक ये आपके पास एक रेंज है, आप इसको हम नो ट्रेडिंग रेंज का नाम तब देंगे जब बिल्कुल ये मतलब 20-30 पिप के अंदर ही, इतनी सी रेंज के अंदर ही ऐसे ऐसे बना हुआ है, तब तो इसमें हम ट्रेड ही ना कर सकते। फिर ऐसे नहीं ना होता कि मार्केट सीधा ऐसे दोनों बाउंड्रीज को ऐसे टच कर रही है, ये ऐसे करती है, एक दफ़ा यहाँ पे गई, दूसरी दफ़ा इधर आई, इधर से ऊपर चलेगी, फिर नीचे आई, इधर से ऐसे होगी। तो ये इस वजह से हम इतनी छोटी सी रेंज के अंदर ट्रेड नहीं करते। अब इसकी मैं आपको अगर लाइव दिखाऊँ एग्जाम्पल, बड़ी रेंज होगी ना तो उसके अंदर हमें ट्रेड मिल जाती होती है। मैं आपको पहले इधर थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये आपके पास एक साइडवेज मार्केट है, अप ट्रेंड का और डाउन ट्रेंड का, आपको क्लियर हो गया होगा, वो तो बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। ये आपके पास मिसाल के तौर पे एक 100 पिप की रेंज है यहाँ से यहाँ तक। अब इधर से मार्केट नीचे गिरना शुरू करती है, यहाँ तक आती है, यहाँ तक आती है, फिर इधर से अपना ट्रेंड शिफ्ट करती है, यानी इस स्विंग पॉइंट के ऊपर जाके क्लोज करती है, दोबारा नीचे आती है, इधर से आप रिसेंट क्रिएटेड डिमांड से रिस्क लेते हैं, दोबारा मार्केट यहाँ पे ऊपर जाना शुरू करती है। इस तरह से आपके पास प्रॉपर एक रिस्क टू रिवार्ड रेशो के लिए अच्छा एक सेटअप बन जाता है, क्योंकि रेंज बड़ी है, यहाँ पे बाउंड्रीज दूर दूर हैं। लेकिन ये होगी रेंज बाउंडेड मार्केट, इसको आप एक ट्रेंड का नाम नहीं दे सकते जब तक मार्केट मतलब इस तरह से मूव कर रही है, हर उसका जो हाई है प्रीवियस हाई को ब्रेक करता जा रहा है, रिट्रेसमेंट के बाद हर हाई प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है, तो ये अप ट्रेंड में आएगा। और इसी तरह अगर प्रीवियस लो को ब्रेक करता जा रहा है, डाउन ट्रेंड में आएगा। लेकिन कहीं पर आके ये प्रीवियस लो को अगर ब्रेक नहीं करता, इसको समझिएगा नीचे गिर रही है मार्केट, अब इसको इस वाली वेव को इसे ब्रेक करना चाहिए अगर इस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रहना है। बट इन द केस इट डज नॉट ब्रेक द लो क्रिएटेड बिफोर एंड गो टू द अपसाइड, डबल बॉटम बना देता है, तो यहाँ पे अब ये हमारे पास एक बाइंग की निशानी इतनी बन गई कि यहाँ से बाइंग आ सकती है। बट बाइंग कंफर्म कब होगी, जब कम से कम ये इस पॉइंट के ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज करेगा, ठीक है, जहाँ से रिसेंट लो लगा है ये वाला, ठीक है। अच्छा, इसको हम चेंज ऑफ करैक्टर बोल देंगे फिल वक्त के लिए, बट मोमेंटम शिफ्ट हमारे पास तब होगा जब इस स्विंग पॉइंट के ऊपर मार्केट जाके ऐसे क्लोज कर देगी, ठीक है। इधर तक जब डबल बॉटम लगा के मार्केट ऊपर जाके क्लोज देती है ना इससे ऊपर, तब इसको हम जस्ट चेंज ऑफ करैक्टर एक स्मॉलर टाइम फ्रेम के लिए बोल सकते हैं कि मार्केट ने थोड़ी देर के लिए अपना करैक्टर चेंज किया। बट मोमेंटम इसका शिफ्ट होगा जब अपने ये स्विंग पॉइंट को, जहाँ से लास्ट लो ये वाला लगा, ये लगा था, इसके ऊपर जब मार्केट जाके यहाँ पे क्लोज देगी, तब हम कहेंगे कि हाँ अब जो इसका ट्रेंड है वो शिफ्ट हो गया टू दी अपसाइड। बट यहाँ पे एक और भी चीज़ है समझने वाली, हमारे पास ये वाला लो जो था इधर से लगा था, और ये वाला जो लो है ये इधर से लगा है, बट इस लेवल की जो ये वाला लेवल है ये नाकाम हो गया एक नया लो क्रिएट करने में, इस वजह से इसकी हमारे पास कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर इस लेवल से प्राइसेस नीचे गिरती हैं और प्रीवियस लो को ब्रेक करती, चाहे थोड़ा सा ही नीचे आती हैं, बट 2 कैंडल्स इसके नीचे प्रीवियस लो के नीचे क्लोज हो जाती हैं इधर, फिर अगर प्राइसेस ऊपर जाती, यहाँ से इस लेवल से ऊपर जाती, तो हम इसको कहते हैं कि मोमेंटम शिफ्ट हो गया, ट्रेंड शिफ्ट हो गया, यानी ठीक है। इस चीज़ को आपने अपने जहन में बिठा लेना है, मोमेंटम शिफ्ट में और चेंज ऑफ कैरेक्टर में क्या फ़र्क होता है, मोस्टली लोगों को ये नहीं पता होगा, तो ये आपने अपने जहन में अभी से बिठा लेना है कि स्विंग पॉइंट में और डबल टॉप या डबल बॉटम्स के दरमियान क्या फ़र्क होता है। अब इधर एक और चीज़ आपको जो बतानी है मैंने, वो ये है, मार्केट नीचे गिर रही है, इस तरह नीचे गिरती है, अब यहाँ पे रिट्रेस करती है और दोबारा नीचे लोअर लो बनाने के बजाय डबल बॉटम क्रिएट करके इस तरह दोबारा ऊपर जाके अपने टॉप को टेस्ट करके दोबारा रेंज बना देती है इधर, इसको कहते हैं रेंज बाउंडेड मार्केट, ठीक है। इधर कुछ इस तरह से ये रेंज बना देती है। अब यहाँ पे फिर हम किस तरह पहचानेंगे कि ये मार्केट इस रेंज के बाद बाइंग साइड पर जाएगी या सेलिंग साइड पर जाएगी, वो हमें वाइक ऑफ पढ़ने के बाद कुछ साइंस प्राइस एक्शन के और वॉल्यूम के हमें मिल जाएंगे, जिसके बाद हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कुछ रूल्स होंगे हमारे पास, इनकी बेस पे हम कहेंगे कि भाई यहाँ से मार्केट बाय जाएगी या फिर यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट होकर दोबारा सेलिंग में चली जाएगी। अल्टीमेटली उन रूल्स को हम पढ़ेंगे। तो अभी हमने अभी तक पढ़ा कि मार्केट के अंदर 3 किस्म के ट्रेंड हो सकते हैं। रेंज बाउंडेड ट्रेंड हो सकता है, क्लियर एक अप ट्रेंड हो सकता है, एक क्लियर डाउन ट्रेंड हो सकता है। आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है
कि अगर अप ट्रेंड है तो उसकी हर वेव को प्रीवियस जो हाई क्रिएट किया हुआ उसको ब्रेक करना चाहिए, उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए अगर मार्केट के उस बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू रहना है। अगर एक भी दफ़ा वो जस्ट इस तरह ऊपर जाती हुई मार्केट के अंदर डबल टॉप बन जाता है और मार्केट विल फेल टू क्रिएट अ न्यू हायर हाई, देन यू विल अंडरस्टैंड हियर कि अब मार्केट में मे बी के यहाँ पर रेंज स्टार्ट हो जाए या डाइवर्जेंस आ जाए कुछ भी, फिर आपने यहाँ पे मोहतात हो जाना है। अगर बाइंग में कोई एंट्रीज होंगी उनको क्लोज कर लेना यहाँ से, वो फिर बाद में सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, एंट्रीज वगैरह के बारे में बाद में सीखेंगे। बट अभी जस्ट ट्रेंड के बारे में बात हो रही है, तो जहाँ पे ट्रेंड हायर हाइज क्लियर बनाता जा रहा है वो अप रहेगा, अप ट्रेंड उसको आप कंसिडर करेंगे। जहाँ पे जाकर उसने डबल टॉप बना दिया, डबल टॉप बनाने के बाद मार्केट डबल टॉप कंफर्म कैसे होगा, यहाँ पे आप गए हुए हैं, अब ये डबल टॉप कंफर्म कब होगा, जब मार्केट दोबारा नीचे आ जाएगी, इस लेवल को टेस्ट करेगी आके, तो ये डबल टॉप आपके पास कंफर्म हो गया। अब दोबारा यहाँ से आप बाइंग की साइड पे ही रिस्क ले सकते हैं क्योंकि ये सपोर्ट है, इधर से बाइंग ही कर सकते हैं, इस डबल टॉप को देखते हुए सेलिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट नीचे को ब्रेक होती है हमारे पास अब जो है वो एक शॉर्टर टर्म, क्योंकि ये स्विंग पॉइंट था जहाँ से ये लास्ट हाई लगा था, इसके नीचे प्राइसेस ने आके क्लोज कर दिया, इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया जो इसके डबल टॉप वाली है ये वाली, और इस अपने स्विंग पॉइंट को भी ब्रेक कर दिया। अब हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर तो इधर ही हो गया था और इधर हमारे पास मोमेंटम भी शिफ्ट हो गया, यानी ट्रेंड भी शिफ्ट हम कह सकते हैं इसको। अब यहाँ पे आती है अपने इस ब्रेकर ब्लॉक का टेस्ट करके ये ऊपर जाती है, तो रिसेंट क्रिएटेड सप्लाई जो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद होगी, यहाँ से हम सेलिंग का सेटअप देखेंगे और इस तरह से दोबारा एक यहाँ पर डबल बॉटम एक्सपेक्ट करेंगे। अगर इसको ब्रेक करेगी दोबारा फिर नेक्स्ट ये हमारे पास सपोर्ट होगी, फिर ये ब्रेकर ब्लॉक सपोर्ट होगी, फिर ये सपोर्ट होगी, इस तरह फिर हम इसमें से टारगेट्स अपने निकालते हैं, टीपीज जिसको बोलते हैं। ठीक है, मोमेंटम शिफ्ट, चेंज ऑफ करैक्टर, टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, रेंज बाउंडेड ट्रेंड, इनको हमने समझा, इनके बारे में बात की। अब हमारी तीसरी जो बारी है वो आती है कि वाई दे आर फॉर्म्ड। ये तो हमने देखा कि बुलिश ट्रेंड होगा, बेरिश ट्रेंड होगा, गाड़ी आगे को चल रही है, गाड़ी पीछे को चल रही है, गाड़ी एक जगह घूम रही है, लेकिन उसके पीछे चक्कर क्या चल रहा है, क्यों आगे जाती है वो, क्यों पीछे जाती है, क्यों एक जगह घूमती रहती है, उसका क्या रीज़न है। इनको देखते हैं। ये हमने एक डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे, इसको मैं डिलीट करता हूँ होपफुली, बल्कि रिकॉर्डिंग तो हो रही है आपको वहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, वाई दे आर फॉर्म्ड। अब यहाँ पे मैं ना आपको इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ जो आप अपने असाइनमेंट वगैरह में ऐड कर सकते हैं। और अभी मैं आपको रिकमेंड तो करता हूँ कि असाइनमेंट्स वगैरह बनाइएगा, बट जब बाइकऑफ शुरू होगा तब तो लाजमी है, नेसेसरी है। बट अभी वाली चीज़ें भी हैं तो बेसिक, लेकिन अगर आप लिख लेंगे अपने पास नोट कर लेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। ठीक है, आपका अपना ही फ़ायदा। अच्छा जी, नाउ मार्केट ट्रेंड्स आर प्राइमरली formed due to supply and demand imbalances driven by various factors, जिनमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। लाइकली हम इसको आगे इस तरह से लिख देते हैं, इंक्लूडिंग। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हम इसमें लेते हैं कि मार्केट के जो ट्रेंड हैं वो किस किस वजह से बन सकते हैं, उनको हम यहाँ पे सबसे पहले जो नाम देंगे ना हमारे पास, वो हम लेते हैं कि कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं। फंडामेंटल फैक्टर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं फंडामेंटल फैक्टर्स। नंबर 1 इसको लेते हैं फंडामेंटल फैक्टर्स। ठीक है जी। अब इसमें कौन सी चीज़ें हैं, मार्केट का एक ट्रेंड है, अगर वो बुलिश है मार्केट या बेरिश है, तो क्यों बुलिश है या क्यों बेरिश है, उसके पीछे जो फैक्टर्स होंगे उनको हम डिस्कस करने लगे, ताकि हम जब मार्केट में बैठे तो ब्रॉडर वे में सोच रहे हो। ये नहीं कि मार्केट नीचे आ रही है तो क्यों आ रही है, ऊपर जा रही है तो क्यों जा रही है। अगर आज आप देखें तो न्यूज़ आई है, CPI डाटा उसका नेगेटिव था या जो भी पता नहीं पॉजिटिव, यानी मार्केट नीचे गिरी है। तो उसके बाद नॉर्मली जब हम भी इनिशियल स्टेजेस में थे ना, एक चीज़ बताता हूँ, डाटा देख के हम ट्रेड किया करते थे, बट जब आप समझ जाते हैं ना, सीख जाते हैं कि सप्लाई डिमांड पे मार्केट ऑलवेज काम करती है, तो आप फिर डाटे नहीं देखते न्यूज़ के, आप देखते हैं मार्केट हमेशा अपने सप्लाई और डिमांड के एरिया से ही रिएक्ट करती है और वहीं से रिएक्शन देती है। तो फिर आपको उससे कोई लेना देना नहीं होगा, वो जो न्यूज़ का खासतौर पर डाटा होता है। बाकी जो लॉन्ग टर्म डाटाज इफेक्ट कर रहे होते हैं, या न्यूज़ पे भी अगर मार्केट अपने सप्लाई और डिमांड के एरिया को ब्रेक करती है, कुछ भी करती है, तो आपको रूल्स पता होंगे, उन पे आपने रिएक्शन लेना होगा, फिर आपको न्यूज़ के डाटा से कोई लेना देना नहीं होगा। यहाँ पे कम बैक टू द टॉपिक,
हमारे पास फर्स्ट जो है एक इसके अंदर हम ऐड करते हैं चीज़, वो ये है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। अब इसमें कौन से हो सकते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स? इसमें आ जाती है आपकी जीडीपी ग्रोथ, आ जाती है एम्प्लॉयमेंट जो नंबर है वहाँ पे मुल्क के अंदर कितने लोगों को नौकरियाँ मिली हुई हैं, कितने लोगों को जॉब्स मिली हुई हैं, जैसे वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आप देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस उस कंट्री का कितना है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंदर मैं आपको लिख देता हूँ पहले, फिर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। आपकी असाइनमेंट्स अच्छी बन जाएंगी, इस वजह से मैं आपको साथ में लिख के दे रहा हूँ। डेटा सच एज जीडीपी ग्रोथ, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट, इसका अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जिनको नौकरी नहीं मिली हुई, एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जिनको जॉब्स मिली हुई हैं। ठीक है, ये आपने अपने ज़हन में रखना है। और एम्प्लॉयमेंट नंबर्स, उसके बाद हमारे पास आता है इन्फ्लेशन रेट्स वगैरह जो होते हैं, तो वो हम यहाँ पे ले देते हैं इन्फ्लेशन रेट्स। अच्छा, ये चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म किसी भी करेंसी पेयर को इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, गोल्ड भी हम ट्रेड कर रहे हैं, तो गोल्ड में भी सारी बात है, यूएस डॉलर है तो यूएस डॉलर वीक होगा तो गोल्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो गोल्ड वीक हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी करेंसी पेयर में नॉर्मली हम तो गोल्ड में करते हैं, तो गोल्ड के लिए भी ये चीज़ें जो है ना इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ आपने अभी से याद रखनी है, मैं जो चीज़ें बात कर रहा हूँ या आपको अपनी पर्सनल टेस्टेड स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, तो वो स्पेसिफिकली गोल्ड की बात कर रहा हूँ, गोल्ड के अंदर वो टेस्टेड होंगी, क्योंकि आई ऑलवेज वर्क इन दी गोल्ड ओनली। जब गोल्ड मार्केट कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर कभी क्लोज हुई तो भाई हम कोई नई करेंसी पेयर को पकड़ लेंगे। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ वैसे। सबसे पहले हमने बात की कि फंडामेंटल फैक्टर होते हैं जो एक ट्रेंड के पीछे होते हैं। ट्रेंड क्यों बनते हैं, उनके पीछे रीज़न जो है ना, सबसे पहला हुआ फंडामेंटल फैक्टर्स। उनके अंदर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, जैसा कि जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि उस कंट्री के अंदर ओवरऑल जो एक्सपोर्ट्स हो रही है ना, जैसा इस वक्त पाकिस्तान की अगर बात की जाए ना, किसी भी मुल्क की खुशहाली का जो एक समझ लें कि अंदाज़ा लगाया जाता है ना, वो उसके अंदर होने वाली एक्सपोर्ट से लगाया जाता है। यानी आपके घर में पैसे आ कितने रहे हैं और जा कितने रहे हैं। आप मुल्क को छोड़ें, आप अपने घर की अगर बात करें, एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। आपके घर में आता है महीने का 50 लाख रुपया, आपका खर्चा टोटल जो है एक्सपेंसेस हैं टोटल मैनेज करके वो 20 लाख है। अब आपको नेट प्रॉफिट जो हो रहा है वो 30 लैक्स है। अब आप एक खुशहाल घराने के तौर पे जाने जाएंगे। आपका कंट्री जो है, इसी तरह से कोई भी कंट्री की करेंसी है जिसकी जीडीपी ग्रोथ है ना, वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है। यानी अगर पाकिस्तान में ओवरऑल जो एक्सपोर्ट्स हो रही है ना, पाकिस्तान मिसाल के तौर पे आप कह लेंगे कपड़ा बनाता है, कपड़ा एक्सपोर्ट करते हैं, सीमेंट एक्सपोर्ट करते हैं और नमक एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम उससे बनाते हैं लेट्स से $1 बिलियन। अब हमें ऑयल हमारे पाकिस्तान में नहीं है, हमें ऑयल चाहिए, हम ऑयल बाय करते हैं किसी कंट्री से, वो करते हैं 800 मिलियन का बाय करते हैं। अब हमारे पास पीछे 200 मिलियन जो है वो नेट प्रॉफिट है, तो हमारी कंट्री के अंदर उस फिर 200 मिलियन को मुल्क में मौजूद टोटल जितनी भी पॉपुलेशन है उस पर डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। तो ये हमारे पास फिर एक इंडिकेटर होता है, बताता है कि इस कंट्री के अंदर जो है ना वो लोग खुशहाल हैं या फिर लोग यहाँ पे बदहाल हैं। तो इस इंडिकेटर की बेस के ऊपर ये अंदाज़ा लगाया जाता है। तो अब यहाँ पे जिस मुल्क की जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा होगी, उस मुल्क की करेंसी उतनी अच्छी होगी, उतनी स्ट्रॉन्ग कंसिडर की जाएगी कि वहाँ पे जो है ना वो पैसा आ रहा है, लोग खुशहाल हैं। तो उस मुल्क की फिर करेंसी, लेट से अगर पाकिस्तानी करेंसी स्ट्रॉन्ग है, जो पता नहीं कभी होगी या नहीं, लेकिन पाकिस्तानी करेंसी अगर स्ट्रॉन्ग होगी, इसके साथ आप PKR या INR को अगर मतलब ट्रेड कर रहे हो कहीं, तो आपको नजर आएगा अगर पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ अच्छी है तो फिर PKR और INR, PKR पहले है INR बाद में है, मतलब उसको छोड़े, मैं आपको इसी XAUUSD पे समझा देता हूँ, इजी रहेगा अंडरस्टैंड करने के लिए बिगिनर्स के लिए भी। अगर अमेरिका के अंदर जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है, मज़ीद अच्छी होती है, तो गोल्ड जो है ना ये नीचे आएगा। ठीक है, यानी डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, DXY स्ट्रॉन्ग होगा, डॉलर का जो इंडेक्स है, डॉलर यानी ओवरऑल डॉलर की प्राइस बढ़ेगी, तो गोल्ड वीक होगा। ठीक है, चूंकि हम यहाँ पे अगर इस वक्त देखें 2516 प्राइस चल रही है, ये गोल्ड के 1 औंस की प्राइस चल रही है, यानी अगर आपने 1 औंस सोना खरीदना है तो आपको $2516 देने पड़ेंगे, तब आपको 1 औंस या इसमें 23-24 ग्राम होते हैं शायद, वो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर डॉलर महंगा हो जाएगा ना, अभी अगर आपको 270 का डॉलर मिल रहा है तो आपको ये मतलब $2516 कितने बनते हैं, लेट से आप लगा लें कि यार 6 लाख रुपये बनता है, तो अभी अगर आपको 6 लाख का 1 औंस सोना मिल रहा है तो फिर आपको 7 लाख का मिलेगा, यानी मज़ीद महंगा हो जाएगा
जो है ना, अगर डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है तो सोना सस्ता हो जाएगा, फिर आपको 5 लाख का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होती है जीडीपी की कहानी। यहाँ तक समझ आ रही हैं चीज़ें, या मैं थोड़ा सा मजीद इजी कर दूँ, मुझे चैट बॉक्स में ज़रा क्लियर करते जाएँ साथ में, तमाम लोगों को समझ आ रही हैं चीज़ें। आगे ये एम्प्लॉयमेंट नंबर्स पे बात करते हैं। नहीं समझ आ रही तो पूछ लें, वरना जो है मैं जो है ना, ठीक है क्लियर है, बाकी सब लोग भी बता दें यार, थोड़ा सा साथ में आप रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं जो है ना वो चीज़ें मज़ीद क्लियर करता जाऊँगा आपको। अच्छा जी, आगे है एम्प्लॉयमेंट नंबर्स। एम्प्लॉयमेंट नंबर से मुराद ये है कि उस मुल्क के अंदर कितने लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं। अब इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस मुल्क के अंदर कितनी खुशहाली, यानी कितना कारोबार है। जॉब तो लोगों को तभी मिलेगी ना जब वहाँ पे फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, वहाँ पे लोग जो है वो बिज़नेस कर रहे हैं। जब कोई बिज़नेस करेगा तो तब भी लोगों को जॉब्स मिलेंगी। बिज़नेस कोई तब करेगा, बड़ी इन्वेस्टमेंट बाहर से जब आएगी। असल में उसी को इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाता है जब बड़ी कंपनीज बाहर से इन्वेस्टमेंट, किसी दूसरे कंट्री से इन्वेस्टमेंट आती है, तब लोगों को बड़े नंबर ऑफ लेवल्स पे जॉब मिलती हैं। तो उसको आप एम्प्लॉयमेंट नंबर्स में कंसिडर करते हैं बड़े लेवल पे। बाकी ओवरऑल जितने लोग खुशहाल हैं उसको देखा जाता है, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है, यानी जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनको इकोनॉमी पे बोझ कंसिडर किया जाता है। तो ये एक इंडिकेटर है जिसकी बुनियाद पर जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, या जो इन्होंने जो मतलब बिलियनर्स होते हैं ना, या जो इन्वेस्टर्स होते हैं बड़े लेवल पे, उन्होंने ये चीज़ें देखनी होती हैं कि 1 साल 2 साल 3 साल बाद यहाँ पे क्या होगा। जैसे ये स्टॉक के ट्रेडर्स होते हैं, स्टॉक मार्केट में करते हैं ये ओवरऑल। इन हमारा तो यहाँ पे स्कैल्पिंग वगैरह होता है ना, हमारा कंसेप्ट ओवरऑल इससे डिफरेंट है, लेकिन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए ये नॉलेज होना भी आपके लिए लाजमी है, वरना मतलब सब लोग आपको वो स्ट्रैटेजी वगैरह सिखा के फारग कर देते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल वाइडर कंसेप्ट देने का मकसद ये है कि आपको चीज़ों के पीछे जो काम हो रहा है वो पता हो। तो एम्प्लॉयमेंट नंबर, जिस मुल्क के अंदर लोगों को जॉब्स मिली भी होंगी, लोग अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, सब लोगों के पास पैसे की रेल पहल होगी, तो उस मुल्क की इकॉनमी को अच्छा कंसिडर किया जाएगा। तो वहाँ पे समझा जाएगा कि ये जो करेंसी है ये मजीद अप जाएगी। अब इन्वेस्टर ने क्या करना होता है, लाइक अगर कोई जापान का इन्वेस्टर है, उसके पास 2 बिलियन जापानीज येन पड़ा हुआ है। अब उसने देखा कि US डॉलर की जो इकॉनमी है वो बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है ओवर द लॉन्गर टर्म। वो जो है ना, इनकी GDP ग्रोथ भी बढ़ती जा रही है, पिछले सालों का डाटा देखेंगे। वो क्या करेगा, येन के बदले में डॉलर खरीद लेगा। ठीक है, डॉलर की चूंकि आने वाले साल में प्राइस बढ़नी है तो वो डॉलर खरीद के रख लेगा। ठीक है, ताकि उसकी जो करेंसी है या उसके जो येन है उसका तो उसको पता नहीं है कि जापान में जो है वो GDP ग्रोथ कम हो रही है या वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। तो इस वजह से वो क्या करेगा, फिर डॉलर को खरीद लेगा। यानी वहाँ पे लोगों को जॉब्स भी मिली हुई हैं, GDP भी अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो उसको आने वाले वक्त में कुछ प्रॉफिट मिलेगा, ना कि उसको लॉस हो। ठीक है, इस वजह से एम्प्लॉयमेंट नंबर जो है ये भी एक इंडिकेटर है, एक इंडिकेशन है फॉर द लॉन्गर टर्म। और इसी बेस पे करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी। जब वो जापानीज येन 1 बिलियन या 2 बिलियन उसके पास है, उससे वो डॉलर खरीदेगा। तो डॉलर जब उसने खरीदा तो उसकी क्या बड़ी डिमांड बढ़ गई। जैसे मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल दी थी, जैसे ईद आती है या रमज़ानुल मुबारक आता है, कोई मतलब ऐसे इवेंट्स होते हैं, तो नॉर्मल फ्रूट्स वगैरह की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। यानी उनकी डिमांड, ग्राहक बढ़ गए, खरीदार बढ़ गए, तो प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं। इसी तरह यहाँ पे जब डॉलर का खरीदार बढ़ गया तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। यानी सप्लाई डिमांड पे मार्केट काम करती है। जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। ठीक है, रेट्स उसके हाई हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस वजह से आपके पास जब एक मुल्क के अंदर GDP ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट नंबर बिल्कुल ठीक ठाक होंगे तो फिर उसके अंदर इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट लेते हैं, और फिर उसकी करेंसी जो है वो डिमांड बढ़ने की वजह से ऊपर जाती है, और फिर आप एक अप ट्रेंड वहाँ पे देखते हैं। इन्फ्लेशन रेट्स की बात करते हैं, ये महंगाई के रेट्स। इसको बिल्कुल ईजी टू अंडरस्टैंड वे में आपको बता देता हूँ। यार अगर किसी मुल्क के अंदर महंगाई ज़्यादा है या इन्फ्लेशन रेट, इसको आप इंटरेस्ट रेट वगैरह के साथ, अगर हम इंटरेस्ट रेट को बाद में डिस्कस कर लेते हैं, इन्फ्लेशन रेट को अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें ना, तो इसको इस तरह से लेंगे कि जितनी उस मुल्क के अंदर महंगाई है, यानी लोग जितना कमा रहे हैं, उनकी जो कैपेसिटी है, बाइंग पावर जो है लोगों की, वो कितनी है। अब अगर इन्फ्लेशन, लोग कमा रहे हैं, मतलब जॉब सबको मिली हुई है, एम्प्लॉयमेंट नंबर्स बिल्कुल ठीक ठाक है, सब लोग ज़्यादा मतलब 90% आबादी जो है ना वो जॉब उनको मिली हुई है, एम्प्लॉयड है वो, बट इन्फ्लेशन रेट, उनकी सैलरीज बहुत कम है, उनकी बाइंग पावर बहुत कम है, वो अपनी डेली बेस की नेसेसिटीज़ को भी फुलफिल नहीं सही से कर पा रहे। तो ये आता है इन्फ्लेशन रेट्स के अंदर। फिर जब इस तरह होता है ना, तो उस मुल्क के अंदर लोगों का जो इंटरेस्ट है, यानी अगर पाकिस्तान के अंदर लोग मतलब 1 लाख रुपये भी अगर कोई कमा रहा है तो वो यहाँ पे कहेगा कि नहीं यार हालात अच्छे नहीं हैं, बहुत है इस तरह से ये वो। लेकिन अगर कोई बंदा US में 1 लाख डॉलर कमा रहा है, उसके हालात ठीक ठाक होंगे, और वहाँ पे भी 1 लाख ही है, इधर भी 1 लाख ही है। तो बात में डिफरेंस कहाँ पे आया कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन रेट जो है ये बहुत हाई है,
यानी यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अब 1 लाख बंदा पाकिस्तानी यहाँ पे कमाने वाला, उसका दिल करेगा, उसको जैसे ही मौका मिलेगा वो अमेरिका भाग जाएगा, किसी और मुल्क भाग जाएगा। लेकिन अमेरिका में 1 लाख डॉलर कमाने वाला बंदा वो जल्दी कहीं नहीं भागेगा, हालांकि कमा वो भी 1 लाख ही रहा है। क्यों नहीं भागेगा? क्योंकि उस 1 लाख डॉलर के जरिए वो बहुत कुछ खरीद सकता है, उसकी बाइंग पावर ज़्यादा है, वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट कम है। इस चीज़ की समझ आई है, इन तीनों चीज़ों की समझ आ गई है तो डन लिख दें ज़रा एक दफ़ा, फिर नेक्स्ट आगे चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। बड़ा मज़ेदार चीज़ें आपको बताऊंगा अगर आपने इंटरेस्ट शो किया, वरना जस्ट टेक्निकल्स बता के मैं मतलब फिर आगे चलेंगे। अच्छा जी, ठीक है, सब लोग बताएं यार, सब लोग बताएं, जितने लोग देख रहे हैं सब लोग बताएं। इन्फ्लेशन रेट, जीडीपी ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट नंबर्स, ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, जैसे मैंने बताया है। आई होप सो कि आपको क्लियर होगी होंगी। अच्छा, इन्फ्लेशन रेट कैसे इम्पैक्ट करते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। जब किसी मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन रेट हाई होंगे, वहाँ पे लोग जो है, वहाँ की आबादी जो लोकल पॉपुलेशन है, वो वहाँ पे जो है ना इंटरेस्टेड नहीं रहते, वो वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होते उस स्पेसिफिक एरिया ऑफ लैंड के अंदर, तो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जहाँ से एक अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से जो आउटर इन्वेस्टर होता है उसका भी रुझान उस स्पेसिफिक एरिया में कम हो जाता है, जिसकी वजह से उस कंट्री की करेंसी जो है ना वीक होती जाती है। अब इसके अंदर ना ये होता है कि बाज़ औक़ात ना मुल्कों के अंदर कर्जा वगैरह लेके ना नौकरियां पैदा कर दी जाती हैं, या लोकल तरीके से उस करेंसी की वैल्यू को जो है ना वो 2 नंबरी के तरीके से आप कह लें कि मोबिलाइज किया जाता है, या उसको समझ लें कि स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जाती है। बट स्टिल जब इन्फ्लेशन रेट हाई होता है ना, जब लोगों की बाइंग पावर कम होती है, तो फिर चाहे उस करेंसी को जैसे मर्जी जीडीपी ग्रोथ बढ़ा ली जाए, एम्प्लॉयमेंट नंबर्स बढ़ा लिए जाए, लोगों को जॉब्स दे दी जाएँ, उससे कोई फ़र्क नहीं आता जब तक इन्फ्लेशन रेट्स को कम ना किया जा सके। ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमने फंडामेंटल फैक्टर्स के अंदर ये पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट एक और चीज़ पढ़ते हैं, जिसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, ये बड़ी मज़े की चीज़ें हैं, बड़े काम की चीज़ें हैं। इनको जान के आपका मार्केट को देखने का ओवरऑल जो नज़रिया है वो चेंज हो जाएगा। आप पैनिक नहीं होंगे बिल्कुल भी मार्केट को देखते हुए कि यहाँ पे क्या हो गया, बड़ी सेल की कैंडल, बड़ी बाय की कैंडल देख के आप परेशान नहीं हुआ करेंगे। ठीक है। और अच्छा, इंटरेस्ट रेट्स जो हैं ये कैसे करते हैं, इसका मैं आपको एक डेफिनेशन वगैरह लिख देता हूँ जो आप अपने असाइनमेंट्स वगैरह में कर पाएंगे। चेंजेस, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, इन आ कंट्रीज ऐसे, और इंटरेस्ट रेट पॉलिसी कैन अट्रैक्ट और रिपेल इन्वेस्टर्स। जैसे हमने वो पहले बात की थी ना कि जापानीज़ के यन जिसके पास $2 बिलियन हैं, जापान में एक बंदा है वो डॉलर खरीद लेता है, तो उसी को हम यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन करेंगे ताकि हमारे लिए आसान हो इसको समझना। अच्छा, ड्राइविंग करेंसी स्ट्रेंथ और वीकनेस। ठीक है जी, अब ये कैसे होता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। इंटरेस्ट रेट वो होता है यानी सूद का जो रेट है। आप 1 लाख रुपया बैंक से उधार लेते हैं और बैंक आपको कहता है कि आपने 1 साल बाद 1,22,000 रुपया वापस करना है। पाकिस्तान में इस वक्त मेरे ख्याल से 22 या 24% जो है वो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, लेकिन अमेरिका में इस वक्त 5.5% है। यानी वहाँ पे अगर आप $1,00,000 बैंक से लेते हैं उधार, तो आपको साल बाद $1,05,500 वापस करना होगा। ठीक है, 5.5% ऑफ द टोटल अमाउंट यू हैव विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। एंड हियर इन द पाकिस्तान या फिर और भी जो भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जिस जगह पर भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या इम्पैक्ट आएंगे, जिस जगह पर इंटरेस्ट रेट कम होगा वहाँ पर क्या इम्पैक्ट आएंगे, इनको समझते हैं। अच्छा जी, इंटरेस्ट रेट किसी भी कंट्री के अंदर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। जहाँ पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होंगे बट वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स वहाँ पे जो है ना मतलब लोगों को जॉब नहीं मिली भी होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स ज़्यादा होंगे, इन्फ्लेशन रेट वहाँ पे जो है ना वो बिल्कुल ख़राब सा होगा। वहाँ पे इंटरेस्ट रेट जितना मर्जी हाई हो जाए ना, चीज़ों को कंबाइन करके समझने की कोशिश करिएगा। जीडीपी ग्रोथ बिल्कुल नहीं है, लोगों को जॉब भी कोई नहीं मिली हुई, एम्प्लॉयमेंट नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम है, लोग जो है ना गैर जॉब शुदा बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, और इन्फ्लेशन भी बहुत हाई है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन उधर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है।
अब क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई बंदा जिसके पास 2-3 बिलियन डॉलर है वो पाकिस्तानी करेंसी में इन्वेस्ट करेगा कि यार मैं चलो पाकिस्तानी रुपया ख़रीद लेता हूँ, रख लेता हूँ, आने वाले वक्तों में इसकी वक़्त बढ़ जाएगी। वक़्त तो इसकी तब बढ़ेगी ना जब ये जीडीपी ग्रोथ इसकी, मतलब ये जीडीपी ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट नंबर और इन्फ्लेशन रेट, ये असल हकीकत जो फैक्टर्स होते हैं ना किसी मुल्क की कंट्री को करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने वाले, ये होते हैं। इंटरेस्ट रेट एक जो है ना वक्ती तौर पर एक स्टेबलाइजर होता है, एक मोबिलाइजर होता है जो कि उसको स्पाइक अप या स्पाइक डाउन कर सकता है। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, एक कंट्री के अंदर जीडीपी ग्रोथ बिल्कुल नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नंबर्स बहुत वहाँ पे हाई हैं, मतलब लोगों को जॉब कोई नहीं मिली हुई। वहाँ पे जो स्टेट बैंक है ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री वो डिसीजन लेता है कि भाई हम जो मतलब पाकिस्तान में लेट्स से अगर अभी 22% ही हम मान लेते हैं 22% है, यहाँ पे स्टेट बैंक कहता है कि अब हमने क्या करना है कि 50% कर देना इंटरेस्ट रेट। क्या होगा, एकदम से इन्वेस्टर कहेगा कि यार वाह बड़े 50% है, वो बाहर से ना दूसरे मुल्कों से $1 बिलियन जिसने यहाँ पर डालना है वो जनाब साल बाद $1.5 बिलियन निकाल लेगा 50% में, यानी 500 मिलियन प्रॉफिट ले लेगा उस पर। अब यहाँ पे अगर पाकिस्तान क्या करेगा कि 22% चल रहा है, अब यहाँ पे भी कुछ लोकल बंदों ने क्या किया, बैंकों में अपने पैसे रखे हुए हैं 22%, यानी 1 लाख पे 22,000 रुपये वो प्रॉफिट ले रहे हैं, ठीक है, सूद ले रहे हैं। अब अगर पाकिस्तानी बैंक क्या करें कि 22% से कम कर दें, इसको 15% कर दें, तो वो लोग क्या करेंगे, अपना पैसा निकाल लेंगे मार्केट से वो बैंक से जब निकाल के या तो वो भाग जाएंगे किसी और कंट्री में भाग जाएंगे, या फिर अगर यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ अच्छी होगी, इन्फ्लेशन रेट कम होंगे, तो वो इधर ही कारोबार शुरू कर लेंगे। अब ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है, समझिएगा। अगर जीडीपी ग्रोथ अच्छी होगी, मुल्क की ओवरऑल जो हेल्थ है वो अच्छी चल रही होगी, तो फिर वो लोग जो पैसा निकालेंगे इंटरेस्ट रेट कम होने पे भी वो उधर ही उस मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे जो आने वाले वक्त में उसकी जीडीपी ग्रोथ को मतलब लॉन्गर टर्म में, अब इसमें ओवरऑल आपको चीज़ें बड़ी समझने को मिलेंगी। लॉन्गर टर्म जो है ना उसमें आपका जो मुल्क की करेंसी है वो स्ट्रांग होगी अगर आप इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं। अगर आप इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा करते हैं तो वक्ती तौर पे लोग इन्वेस्ट करते हैं आपकी कंट्री की करेंसी के अंदर, जिसकी वजह से आपकी करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है ना कोई भी बैंक, चीज़ों की समझ आ रही है तो साथ में रिएक्शन वगैरह करें। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तब आपके मुल्क के अंदर जो भी करेंसी है वो दूसरे मुल्क वाले लोग बाय करते हैं, तो जब वो बाय करते हैं उसकी डिमांड बढ़ती है, वक्ती तौर पे डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने तो इन्वेस्ट किया, वो आपसे सूद लेके भाग जाएंगे, आपने वो सूद उनको कहाँ से देना है। आपके पास अगर जीडीपी ग्रोथ अच्छी होगी, आपके पास रियल जेन्युइन पैसा होगा तो उनको देंगे ना। तो वक्ती तौर पे तो आपने सुना होगा हुकूमतें क्या करती हैं, सूद लेके आईएमएफ से कर्जा ले लिया जी, ये हो गया वो हो गया। आसान एग्जांपल करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार वक्ती तौर पे तो आपको फायदा होगा लेकिन लॉन्गर टर्म में आपको फायदा नहीं होना। उसके पीछे ये रीजन है कि भाई आपको वक्ती तौर पे तो इंटरेस्ट रेट के चक्करों में लोगों ने पैसे दे दिए, इन्वेस्ट कर दिए उन्होंने आपके पास, बट आपने बाद में जब उनको सूद समेत वापस करने हैं, आपकी जीडीपी ग्रोथ बिल्कुल जीरो है, एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आपके पास बहुत ज्यादा हैं और इन्फ्लेशन आपकी ऑलरेडी बहुत पीक पे पहुंची हुई है, तो आप उनको सूद समेत वापस नहीं कर पाएंगे। जब आपके पास वो पैसा आपने जो इंटरेस्ट की मद में मतलब लिया है लोगों से, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं बैंक ने और लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया आपके पास, अब उस पैसे को आप अगर कंट्री के अंदर डेवलपमेंट के लिए लगाते हैं, पॉलिसीज बनाती है गवर्नमेंट और फिर लोगों को जॉब्स मिलती हैं और फिर कारोबार के मौके बढ़ते हैं, वहाँ पे कोई फैक्ट्री लगा देती है गवर्नमेंट, उस इंटरेस्ट रेट का पैसा जो लोगों ने दिया हुआ है उससे फैक्ट्री लगी, फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनाई, उसको एक्सपोर्ट किया, वहाँ से 22% लेट से इंटरेस्ट रेट रखा हुआ है, 1 लाख पे 22,000 देना है, उस 1 लाख को इन्वेस्ट करके इन्होंने 44,000 बना लिया, 22 उसको दे दिया, 22 खुद भी बच गया, जिससे जीडीपी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी और इंटरेस्ट रेट लेके ये फंसेंगे भी नहीं। लेकिन नॉर्मली जो बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ की गवर्नमेंट्स सूद समेत कर्जा ले लेती हैं और वहाँ पे डेवलपमेंट उतनी करवा नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन द लॉन्गर टर्म जीडीपी ग्रोथ डाउन जाती रहती है और वहाँ पे रियल टाइम पे कोई जो है ना वो इंप्रूवमेंट हो नहीं पाती। ठीक है जी। अच्छा, अब रिपेल यानी इन्वेस्टर भागेगा कैसे, जब वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम कर दिए जाएंगे। लाइक अब जापान के अंदर ना इंटरेस्ट रेट बिल्कुल भी मेरे ख्याल से ना वहाँ पे नहीं है, लाइक बिल्कुल ना जीरो थे, अभी शायद उन्होंने थोड़ा बहुत चेंज किया, 0.25% किए हैं। अब लोग क्या करते थे, उन्होंने जापान से कर्जा लिया, एक और एग्जांपल आपको इजी करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जापान से उन्होंने कर्जा लेना, लाइक 1 लाख रुपया कर्जा ले लिया जापान से, 1 लाख येन ले लिए। अब जापान में वापस 1 लाख ही करना है, साल बाद भी करेंगे तो 1 लाख ही करना है, लेकिन यूएस के अंदर 5% उनको मिल रहा है और दोनों इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। अब जो इन्वेस्टर है वो क्या करेगा, लाइकली एक चाइना से बंदा उठता है, वो जापान जाता है, वहाँ पे अपना कारोबार वगैरह रजिस्टर करता है, चाइना से युआन लेके जाता है, 10 लाख युआन ले जाता है, वहाँ पे जापान में जाके उसके वहाँ के येन बाय करता है
और येन वहाँ पे मतलब 10 लाख ले जाके कारोबार वगैरह उसने रजिस्टर किया, उस कारोबार की बेस पे जापान से उसने लिया इंटरेस्ट जापानीज बैंकों से। अब वो इंटरेस्ट लेके उसने क्या किया, 10 लाख युआन वो चाइना से लेके गया तो उसका अपना कारोबार चला रहा है, लेकिन उसने जापान से येन लिए और येन लेके अमेरिका के बैंकों में रखवा दिए इंटरेस्ट बेस पे। अब उसने 10 लाख जो लिए थे उसके ऊपर उसको 5% जो वहाँ से मिल रहा है वो तकरीबन 50,000 उसको 10 लाख युआन पे अमेरिका से बैठे बैठाए बिना कुछ किए प्रॉफिट मिल जाना है। तो इस वजह से जिस मुल्क की करेंसी स्ट्रॉन्ग हो, जीडीपी ग्रोथ वगैरह भी अच्छी हो और वहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी ठीक ठाक हो, तो फिर लोग वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाके अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ पे उनको अच्छा एक रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर अमेरिका एकदम से क्या करे, अभी कुछ बातें शायद चल रही थी इनकी इंटरेस्ट रेट कम करने की, तो इंटरेस्ट क्योंकि इन्फ्लेशन हाई हो गया तो इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, बैंकों से पैसा निकलेगा, कारोबार में आएगा, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ अच्छी है तो लोग वहाँ पे उसी कंट्री के अंदर ही मौजूद डेवलपमेंट करेंगे, वहाँ पे कारोबार करेंगे, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा वो इंटरेस्ट रेट, अगर अभी बातें चल रही हैं उनकी मे बी कि इस दफ़ा वो इंटरेस्ट रेट कम कर दें, 5.5% है तो शायद वो 5.25% कर दें। तो इस तरह से अगर वो करेंगे तो फिर वहाँ से बैंकों में से पैसा निकालेंगे लोग और कारोबार में लगाएंगे, कारोबार में लगाएंगे तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी, जॉब्स मिलेंगी तो कुछ क्रिएटिविटी होगी, कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगी, वो बनेंगी, एक्सपोर्ट होंगी, तो वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें होप्स आपको क्लियर हो गई होंगी और इंटरेस्ट रेट की कहानी भी आपको पता चल गई होगी कि जहाँ पे जिस बैंक में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो वहाँ पे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बट वक्ती तौर पे तो फायदा होता है, उस करेंसी की डिमांड बढ़ती है इंटरेस्ट रेट पर बढ़ाने से, लेकिन लॉन्गर टर्म के अंदर जीडीपी ग्रोथ वगैरह, क्योंकि लोगों ने कारोबार से पैसा निकाल के सारा बैंकों में डाल देना कि यार कारोबार से मैं कमाता हूँ, महीने का खपता भी हूँ और 1 लाख में मुझे 10,000 बचता है, बैंक में डालता हूँ मुझे 22,000 सुकून से बैठे बैठाए मिल रहा है, मुझे क्या जरूरत है वहाँ पे कारोबार में लगाने की। तो फिर लोगों का जो ट्रस्ट है हुकूमत पे वो ख़त्म हो जाता है कंट्री के अंदर, लोगों का वहाँ पे अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती है इस तरह करने से। तो फिर गवर्नमेंट को ना एक प्रॉपर ये लेवल के अंदर चीज़ें रख के लेके चलना पड़ता है, यानी ना ज़्यादा हाई हो इंटरेस्ट रेट, ना ज़्यादा कम हो, प्रॉपर मैनेज करके वो सेंट्रल बैंक फिर पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद कुछ और मोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। न्यूज़ और जो इवेंट्स हैं इस तरह का, मतलब वक्ती तौर पे किसी छोटी मोटी न्यूज़ का डाटा आ जाना, इससे ट्रेंड जो है ना मार्केट का किसी भी वक्त थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्पाइक हाई कर सकता है। ये कोई इतनी खास चीज़ नहीं है, न्यूज़ पे तो आप सब देखते ही हैं क्या होता है। ये जो मेन चीज़ें थी ये 3 4 5 मैंने आपको बताई हैं। और उसके बाद मार्केट का सेंटीमेंट जो एक चीज़ है, जैसे मिसाल के तौर पर US$ के अगेंस्ट हम गोल्ड पे यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पे XAU/USD, ये इसका सिंबल का शायद मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया है। एक्स का मतलब है मेटल के लिए यूज़ किया जाता है, AU केमिस्ट्री में गोल्ड को ऑरम कहते हैं, इसलिए AU लिया गया और USD का मतलब है US$। तो इसको अगर US$ को हम ट्रेड कर रहे हैं गोल्ड के अगेंस्ट, तो अगर हमें ये पता चल जाए कि भाई रशिया और USA की वार चलने वाली है, तो अब इन्वेस्टर क्या करेगा, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा US$ में। जिन्होंने US$ वगैरह बाय किया होगा ना वो सारा अपना बेच देंगे कि यार अब तो अमेरिका के ऊपर जो है ना हमला होने वाला, तो इनका जो करेंसी है ना ये वीक हो जाएगी, इन्होंने तो अब जो है ना वैसे ही बैंकरप्ट हो जाना, तो वो अपना पैसा इसमें से निकाल लेंगे। यानी एक जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, साथ में ऐड भी कर देता हूँ, द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द, या इसको हम जियोपॉलिटिकल कंडीशन कहते हैं, कंडीशन ऑफ द कंट्री। ठीक है जी, ये भी जो है ना मैटर करती है और इसको आप सेंटीमेंट भी कह सकते हैं। जियोपॉलिटिकल सेंटीमेंट जो है वो चल रहा है उस वक्त, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो उस वक्त क्या चल रही हैं और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स क्या चल रहे हैं, इसको आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है जी, अब ये सारी चीज़ें जो मैटर करती हैं किसी भी करेंसी को अप या डाउन ले जाने के लिए, वो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं ताकि आप थोड़ा सा ब्रॉडर वे में सोच सकें और चीज़ों को समझ सकें। टेंशन्स, ये आप इबादुर रहमान कुछ लिख रहे हैं, ये क्या मतलब है आपका, आप ज़रा एक्सप्लेन करें इसको, चैट बॉक्स में बता दें। अच्छा जी, यहाँ तक मेरा काम हो गया, ट्रेंड्स वगैरह मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपने सवाल करने हैं मज़ीद, मैं आपको कुछ चीज़ें जो है ना वो बता दूंगा जो आप सवाल करेंगे। मार्केट के ट्रेंड्स का मतलब क्या है, ट्रेंड होते कितनी किस्म के हैं और ये बनते क्यों हैं, ठीक है, इनके पीछे कौन से रीजंस होते हैं। अब गोल्ड ऊपर जाएगा, इसका ट्रेंड अप बना हुआ है, डेली में और वीकली में अप बना हुआ है, तो इसका रीज़न ये है कि USD जो है ना वो वीक हो रहा है, इसलिए गोल्ड ऊपर जा रहा है। जी, अब मज़ीद हमारे पास 5-7 मिनट हैं, अगर आप में से कोई भी बंदा किसी भी टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे जो आज हमने पढ़े हैं, सो यू कैन श्योरली आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन, एनी वन ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। जी वालेकुम सलाम। अच्छा असद भाई, मुझे सवाल करना था कि जैसे आपने बताया कि जियोपॉलिटिकल कंडीशंस जो है वो मायने रखती हैं गोल्ड की ट्रेंड बनाने में,
जी या डॉलर की वीकनेस या स्ट्रेंथ मायने रखती है। तो जब हम एनालाइज करने चार्ट पे बैठे हैं गोल्ड को, तो क्या हमें सबसे पहले क्या DXY डॉलर को जाके देखना पड़ेगा कि वो नहीं 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 बाय जा रहा है सेल जा रहा है, मैटर ये या हम करता है, डायरेक्ट। मैटर ये करता है जियोपॉलिटिकल कंडीशन। आप डीएक्सवाई को नहीं देखेंगे, डीएक्सवाई तो उसी पे मूव कर रहा होगा ना कि जो करंट सिचुएशन है। आपने न्यूज़ें फिर देखनी होंगी, अखबारात को देखना होगा, वहाँ पे सियासी कंडीशन, वहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, आने वाले वक्तों में क्या हो सकता है, वो देखना होगा। डीएक्सवाई तो जो हो जाएगा तब भी उसने बताना है ना कि हाँ जी ये हो गया। समझ। अच्छा भाई, एक और सवाल था मेरा। जी थोड़ी सी कंफ्यूजन हमें ये होती है कि जो ट्रेंड जैसे चल रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल 4H के अंदर अप ट्रेंड चल रहा है, लेकिन हम जब उसको 15 मिनट्स में जाते हैं या 5 मिनट्स में जाते हैं तो वो डाउन चल रहा होता है। तो वो हमें थोड़ा कंफ्यूजन रहती है कि हम एनालाइजिंग अपनी जो है वो मतलब करेंगे, जो वो हम अप ट्रेंड के हिसाब से करेंगे या डाउन ट्रेंड के हिसाब से करेंगे, क्योंकि हर आपने टाइम फ्रेम में एनालाइज, ट्रेंड डिफरेंट हो जाता है। मैं बताता हूँ, आपने एनालाइज अभी करना ही नहीं है, आपने वो चीज़ें सीखी नहीं है। जस्ट अभी हमने ट्रेंड के बारे में, इनके पीछे चीज़ें क्या होती हैं वो सीखी हैं। आप आगे ना जाया करें ना, जितना पढ़ा है वहाँ तक ही रहा करें। इसमें से सवाल पूछें, वो आपको बताया जाएगा, आप समझ लें। जी मोहम्मद उमैर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, आ रही है, बोले। अच्छा भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे भाई ने सवाल किया कि अप ट्रेंड 4 आवर की 3 कैंडल्स बनी हैं बुलिश, तो जी एक कैंडल बीच में बेरिश बन जाती है, ठीक है, तो क्या इसे रिट्रेसमेंट ही बोलेंगे? यार वो कुछ देर के लिए इनडिसीजन बोल सकते हैं आप, या रिट्रेसमेंट भी बोल सकते हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप फिर कैंडलों पे फंसे पड़े हैं। भाई कैंडलों की दुनिया से निकल आओ। अब आपने ब्रॉडर वे में सोचना है, कैंडलों की दुनिया से बिल्कुल निकल आओ। आपको मैं, जब आप लास्ट क्लास पढ़ेंगे ना, तब आप मुझे इस तरह के सवाल करिएगा, आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। अभी ब्रॉडर वे में सोचे ना यार, मार्केट के पीछे क्या हो रहा है, इसको चलाने वाले कौन है। आप खुद को एक मार्केट मेकर समझें, आप एज अ स्मार्ट मनी खुद को फील करें। आप ऐसे छोटा छोटा फील करेंगे तो फिर छोटा छोटा ही रहेंगे हमेशा, बड़ा बड़ा फील करें थोड़ा सा। कैंडलों से निकल आए, अभी कैंडलों पे नहीं सोचना, सप्लाई डिमांड ऑलवेज। और भी क्वेश्चन है जहीर इकबाल, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, भाई मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने ये सारे सिचुएशन की बात की है, जी इसमें सारी पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन है। अब जैसे आपकी मैं प्रैक्टिस पूछना चाहता हूँ और हम उसको फॉलो करेंगे जी कि आप कोई डेली न्यूज़ देखते हैं, कोई स्पेसिफिक न्यूज़पेपर या कोई स्पेसिफिक वेबसाइट खोल के थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं मैं बताता कि हूँ, क्या बताता हूँ सिचुएशन आपको, है? एक मिनट बताता हूँ। आपने जब भी, मतलब मैं आपको बताता हूँ कैसे करता हूँ। मैंने जब भी सेटअप पे बैठना है, लैपटॉप ऑन करना है, फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाना है, देखना है न्यूज़ हैं कितनी है, कितने बजे बजे हैं, 5:30 बजे, 7 बजे, 6:45 पे, जितने जितने बजे न्यूज़ है वो टाइम देख लेना है। उसके बाद या उससे पहले पहले ट्रेड करनी है। न्यूज़ के ऊपर जो है ना वो पंगा नॉर्मली लेना ही नहीं है, ठीक है। अगर कोई सेटअप बना है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं, कोई पंगा नहीं है। तो बस एक दफ़ा देख लेना आपने भी फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके कि आज कोई न्यूज़ है, कितने बजे है, तो आपने बस हिसाब लगा लेना। फिर उस न्यूज़ के बाद या पहले आपने फिर वो अपने सेटअप देखने हैं। जी ठीक अरसलान है। जी बात है। असल भाई वो समझ आ गई, वो तो कुछ स्पेसिफिक न्यूज आई है ना, तो उसका इफेक्ट होगा उस दिन। जी लाइक जी ओवरऑल अगर सिचुएशन में हम डेली कोई विजिट करें कोई न्यूज को, या जस्ट अपना चार्ट पे ही काम करें? चार्ट्स पे ही काम करना है आपने। न्यूज़ आपको लग रहा है ना कि मतलब जंग छिड़ जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, आपको जंग छिड़ जाएगी तो आपको पता लग जाएगा। चार्ट पे अगर कुछ ऊपर नीचे हलचल होगी ना, मार्केट ट्रेंड वगैरह शिफ्ट करेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी ये होना था, हो गया, तो फिर आप सेटअप ले लेंगे, प्ले कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। जी अरसलान जबार, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? अरसलान जबार, आपने हैंड रेज किया था, चेंज कुछ ऑफ पूछना है? चेंज चेंज ऑफ करेक्टर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में वो फर्क, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। अच्छा, ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। वैसे जब हम नई मार्केट स्ट्रक्चर की क्लास अभी पढ़नी है तो उसमें बता देंगे। चेंज ऑफ करेक्टर बेसिकली यही होता है, करेक्टर चेंज कर लिया किसी ने, अपनी जो असलियत है वो चेंज कर लिया। एक चीज़ आगे को चल रही थी वो पीछे को चलना शुरू हो गई है, या इधर एक जगह रुक गई है, तो उसको करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर ही कहते हैं। ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर की क्लास वाला क्वेश्चन है, ये आपको तब क्लियर हो जाएगा जब वो हम पढ़ेंगे। जी इरफान उल्लाह, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? वी हैव जस्ट 1 मिनट मोर, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? इरफान उल्लाह ने हैंड रेज किया हुआ है, कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें। मोहम्मद इसहाक जी, आप बताएं आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम असद भाई। जी जी वालेकुम सलाम। आपसे पूछना था, जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो न्यूज़ वगैरह होती हैं, ये जी सप्लाई डिमांड को रिस्पेक्ट देती हैं?
आपने सप्लाई डिमांड पर ही फोकस करना है। अगर वहां पे आपको मतलूबा साइन मिले तो आपने ट्रेड करनी होती है, साइंस आपको पढ़ा दिए जाएंगे, उसके ऊपर ही आपने जो है ना वो फिर रहना है। सप्लाई डिमांड पर ही मार्केट काम करती है। कोई भी मार्केट दुनिया में, फिजिकल हो ऑनलाइन हो, कोई भी, ऑलवेज विल seek equilibrium first of all and then will react from always the supply and the demand। तो मार्केट वहीं से रिएक्ट देती है, सप्लाई और डिमांड से। अब सप्लाई अच्छी वाली जो होगी या डिमांड अच्छे वाली होगी वो पहचानना और उसके ऊपर फिर रिएक्शन करना वो आपकी जिम्मेदारी होती है। आज की रिकॉर्डिंग कर ली, सारी रिकॉर्डिंग मिल जाया करेंगे आपको, नो वरीज, डेली बेस पे शेयर कर दीजिए। अच्छा, तो कितनी बार मार्केट वहां से फॉल करे तो वो एक बेस्ट सप्लाई या डिमांड जोन बन जाता है? कितनी आप बार आगे जा रहे हैं, मार्केट आप आगे जा रहे हैं, ज्यादा आगे जा रहे हैं, वहां पे तो हम अभी पहुंचे ही नहीं है। जितना पड़ा है उसमें से सवाल किया करें ना, आप बहुत आगे पहुंच जाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। हमने आज इंटरेस्ट रेट पढ़ा, जीडीपी ग्रोथ पढ़ा, हमने एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स पे बात की, इसके बारे में तो किसी ने कुछ भी नहीं पूछा, जस्ट वो कैंडलों में कोई फंसा पड़ा है। यार इस माइंडसेट के साथ आप दुनिया के कामयाब ट्रेडर से भी सीख लेंगे ना, कभी नहीं कामयाब हो पाएंगे। बड़े लेवल पे सोचें, फुल बड़ा लेवल। आप समझें कि आप यार एलोन मस्क हैं, आप बस, आपसे बड़ा बंदा ही कोई नहीं है। बड़ा सोचें, फिर आप कामयाब होंगे। जी जी असद भाई, वो इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा होंगे तो वो करेंसी वो वीक होगी ना? इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे ना, वक्ती तौर पे उसको स्पाइक मिलेगी, करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। आपने जीडीपी ग्रोथ वगैरह को देखना, ये जस्ट ना समझने के लिए जरूरी है, वैसे ट्रेड करने के लिए ये चीजें जो है ना वो जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने तो स्कैल्पिंग करनी है 50 पिप वाली, ये लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करती है। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए इनको समझना जरूरी होता है। हमारे लिए जस्ट इतना है कि हमें पता हो कि मार्केट के पीछे चीजें कौन सी काम कर रही हैं। इरफान उल्लाह ने फिर हैंड रेज किया, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं जी? असद भाई, ये स्मार्ट मनी के साथ ये ट्रेंड चेंज हो सकती है, ये जो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है? स्मार्ट मनी के साथ, स्मार्ट मनी का मतलब ये है कि आपके पास जितने बैंक्स हैं, हेज फंड्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो ट्रेड कर रहे होते हैं बड़े लेवल पे, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, उसको स्मार्ट मनी कहते हैं। बाकी कोई स्मार्ट मनी कोई आसमानी घोड़ा तो है नहीं है। तो ट्रेंड चेंज जो है वो जब भी होगा आपको नजर आ जाएगा चार्ट पे, वो हम आइडेंटिफाई करना सीख लेंगे, तो उसकी परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है जी, ठीक जी, मेरे ख्याल से अभी कुछ 10-15 सेकंड या कितने रह गए होंगे, क्लास एंड होने लगी है। तो अपना ख्याल रखिएगा और चीज़ें समझिएगा। जो आज हमने पढ़ा है मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, इसको रिवाइज करिएगा, और रिवाइज करने के बाद जो मैंने आइडेंटिफिकेशन वगैरह लिखी हैं उनको अपने पास नोट करिएगा। जी मोहम्मद इसहाक, कोई कुछ भी पूछना है आपने? नहीं, सब समझ आ गया, बस ठीक है, किया था थैंक यू। आपने, इसलिए मैंने कहा चलें ठीक है, गुड लक। और बाकी जो लोग हैं, मतलब यहाँ पे 20-23 लोग देखने वाले थे, उनमें से 4-5 लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, यानी 4-5 लोग ही सीखना चाह रहे हैं, 4-5 लोग ही कामयाबी चाहते हैं, बाकी के जस्ट खामोश रहते हैं या टाइम नहीं मिलता। जो भी है आप पर्सनल पूछ लीजिएगा, जिसका जो भी सवाल है क्लियर लाजमी करते जाना, चीज़ों को बोझ नहीं बनाना, साथ साथ आपने क्लियर करते जाना, सो दैट इन द कमिंग डेज हम जो नॉलेज सीखते जाएं वो साथ साथ हमारा कवर होता रहे। ऐसे नहीं हो कि आपको पिछली चीज़ें आ नहीं रही और आगे आगे पढ़ते जा रहे हैं, फिर अल्टीमेटली यही होगा कि भाई हमने तो फलां बंदे से कोर्स किया था, वो बंदा बताता तो बहुत कुछ था लेकिन काम कुछ भी नहीं करता। फिर लोगों ने इस तरह की बातें करनी है, तो बेहतर ये कि आप साथ में चीज़ों को लेके चलें, उस तरह से सीखें, समझें, और ताकि आपके लिए चीज़ें बाद में काम करें और आपको समझ भी आए। विश यू गुड लक, इंशाल्लाह कल की क्लास में। भाई ये DXY आप बोल रहे थे, ये क्या चीज़ होती है? ये ना इधर मैं आपको दिखाता हूँ, डॉलर का इंडेक्स है बेसिकली। वैसे मैंने भी कभी नहीं इसको देखा, DXY जो पोजिशनल ट्रेडर के लिए होता है ये तो लाजमी ऐसी चीज़ों को देखना। ये है DXY, ये चार्ट होता है, डॉलर का इंडेक्स है ये देखें ना, ये है, ठीक है। और ये ऊपर को गया ना, इसका डॉलर यानी पॉजिटिव हुआ था, डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ था, डॉलर का इंडेक्स है ये। और गोल्ड जो है वो नीचे गिरा था, आज जो वो न्यूज़ थी कौन CPI थी उस पर, तो ये होता है DXY, डॉलर का इंडेक्स है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह कल वाली क्लास में मिलते हैं। XAU वो गोल्ड का है? जी वो तो गोल्ड आपको बताया भी है ना ऑलरेडी। तो कल वाली क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं। आज के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इतना काफ़ी है।